नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.4 मेगा हर्ट्ज पर कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, उत्तराखंड राज्य मना रहा है रजत जयंती। आज का दिन हर उत्तराखंड वासी के लिए गर्व और भावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि हमारा प्यारा राज्य आज अपनी रजत जयंती यानी 25 वर्ष पूरे कर रहा है। वो याद कीजिए पल जब देवभूमि के गांव-गांव, गली-गली में जय उत्तराखंड के नारे गूंज रहे थे। कहीं माँ बेटियां आंदोलन की अगुवाई कर रही थी, तो कहीं नौजवान सीने पर डंडे खा रहे थे। पर मन में सिर्फ एक सपना था, अपना राज्य, अपनी पहचान। और आज 25 साल बाद हम उन जज्बाती दिनों को याद करते हुए झुकाते हैं सिर उन तमाम आंदोलनकारियों के सामने, जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से हमें यह पहचान दी। श्रोताओं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐसे ही एक राज्य आंदोलनकारी, जिन्होंने उस संघर्ष को नजदीक से जिया, देखा और महसूस किया। हम जानेंगे उनसे कैसे शुरू हुआ यह आंदोलन, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और आज रजत जयंती के शुभ अवसर पर वे अपने राज्य को किस नजर से देखते हैं। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रमुख राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और रजत जयंती के इस शुभ अवसर पर आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। नमस्कार नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। रजत जयंती पर मैं पूरे राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपकी जनवाणी के माध्यम से भी बधाई देता हूं जी, और आम जनमानस को भी बधाई देता हूं। तो सर, बात करते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन की। तो शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप जुड़े इस आंदोलन से? देखिए, जब समाज के लिए कुछ करने का और अपनी पहचान, अपनी जाति बिरादरी को आगे बढ़ाने का जिसके अंदर जज्बा होता है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड आंदोलन उसी की एक प्रेरणा थी। और हमारे पहाड़ी जो लोग हैं, जो पहाड़ी राज्य में निवास करने वाले हैं, उनको पीड़ा और दर्द महसूस होता था। और कई विडंबनाएं थी। डोली पे महिलाएं प्रसव पीड़ा में जान दे देती थी। यातायात के साधन नहीं थे, सड़कों का बहुत अभाव था। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा विशाल राज्य था, बिल्कुल। तो अलग पर्वतीय राज्य की मांग उठना स्वाभाविक था। और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत की अगर पहचान है तो उत्तराखंड उसमें मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्कंद पुराण से लेकर, शिवजी से लेकर, गीता से लेकर, महाभारत से लेकर सारे देवी देवता जितने सनातन धर्म के हैं, उनका उद्गम हमारे देवभूमि उत्तराखंड से होता है। बिल्कुल। तो सर, इसमें हम आपकी महत्वपूर्ण भूमिका जानना चाहेंगे, क्योंकि इस आंदोलन में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आपका उस समय का जो अनुभव था या आपकी जो भूमिका थी, वो किस तरीके से थी? देखिए, वो एक बहुत लंबा इतिहास है जी। उसको मैं मनाऊंगा तो कई बार दिल से आंसू छलकते हैं, क्योंकि वो आदमी दर्द को महसूस नहीं कर सकता है जिसके पैर में कांटा ना चुभा हो। और 25 साल आज तमाम हमारे नौजवान बातें करते हैं और अच्छी ओर हम जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो हमारा सपना था, जो हमने सोचा था, जिसके लिए हमने इंटर और हाई स्कूल में पढ़ते हुए जब सड़कों पे हम निकले, उधम सिंह नगर, जो जहाँ एक बड़ी तेजी से मांग चलती थी कि एक ही नारा, एक ही जंग, हम रहेंगे यूपी के संग। अच्छा। तो उधम सिंह नगर में कोई नहीं चाहता था कि उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिला मिले, लेकिन पंडित नारायण दत्त तिवारी और उस टाइम की तत्कालीन सरकारों ने, अटल जी, आडवाणी जी, इन सब लोगों ने कहा कि पहाड़ का आंगन उधम सिंह नगर और हरिद्वार है, और उसको उन्होंने इस राज्य में शामिल करा। जी। और हम जब वहाँ, मैं जब छात्र संघ का 96 में सचिव था, और उससे पहले 96 से पहले जब हाई स्कूल इंटर से सन 90-92 के दशक से हम लोग आंदोलन में कूदते थे, तो कई बार हमको ये पीड़ाएं झेलनी पड़ी। मुझसे जो हमारे सिख बिरादरी के भाई लोग हैं, उसमें से एक भाई हमारा बगवाड़ा का है, वो स्वर्गवासी हो गया, तो वो कहते थे मुझसे कि तलवारों के बल पर कि तुम पेट्रोल काठगोदाम से घुमाओ, पहाड़ी यहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा। और मुझे याद है निशंक जी, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको एक बार रुद्रपुर सिंचाई गेस्ट हाउस में पूरे व्यापार मंडल ने, पूरे शहर ने घेर लिया जी। और पुलिस के नाक में दम हो गया कि उनके प्राणों को कैसे बचाया जाए। यानी जो उस टाइम उत्तराखंड राज्य के समर्थन में बोलता था, उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। और उस टाइम राजनीतिक दलों का एक घटनाक्रम आपको मैं
बताऊं, जैसे आज हम तमाम तरह बटे हुए हैं, जी उस टाइम 96 के बाद के दशक की बात बता रहा हूं मैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यूकेडी हो, तराई में कम से कम हमने यूकेडी के नेतृत्व में कई आंदोलन किए। काशी सिंह नहरी, हमारे जी केसी बाबा जो सांसद हैं वो आए, और भाजपा के कई नेता आए उसमें। तो सब लोग एक मंच पे आते थे कि ये राज्य की अवधारणा है हमारी, ये हमारी मूल आधारभूत है और इसको हमको लेके रहना है। तो बिल्कुल उस टाइम ऐसी कोई राजनीति नहीं थी। लेकिन आज मुझे इस पीड़ा को कहते हुए बड़ी पीड़ा होती है कि हमने नहीं सोचा था कि इतना भ्रष्टाचार होगा। हमने नहीं सोचा था कि पहाड़ की महिलाएं प्रसव पीड़ा पर रास्ते में इलाज के अभाव में दम तोड़ेंगी। बिल्कुल हमने नहीं सोचा था कि सड़कों का जो जाल बिछना चाहिए था वो होगा। हमने ये नहीं सोचा था कि स्कूलों की जो आज बुरी दशा है वो होगा। हमने ये नहीं सोचा था कि जो बेतहाशा राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा जो अगर पीड़ा है पलायन हो गया। जी हमने नहीं सोचा था किसान बागवानी जो हमारे फल पट्टी का जो एरिया है, जो आलू है, सेब है, पुलम है, खुमानी है, इसको हमने सोचा था कि इसको एक हब के रूप में हम राष्ट्रीय स्तर पर हमारा सेब, खुमानी, पुलम, एक किसान जो हमारे यहाँ के छोटे जोत के जो किसान हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे फलों की पहचान होगी। ये मेरे मन में पीड़ा है जी कि कभी ओलावृष्टि के कारण, कभी बरसात के कारण, कभी ज़्यादा बर्फ़ के कारण हमारे किसान आज भी पीड़ा महसूस कर रहे हैं, और उनके दर्द को हम कभी दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये राज्य के लिए अच्छा संकेत। बिल्कुल है। तो सर इस तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम, क्योंकि आज 25 साल हमें कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो उस दौर को हम याद कर रहे हैं, तो ज़रूर उस तरफ हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि उस दौरान की कोई ऐसी घटना जो आज भी आपको याद रहती है, जिसको आप श्रोताओं के बीच में साझा करना चाहेंगे। देखिए, मुजफ्फरनगर कांड, जी खटीमा गोली कांड, हम्म और ये दोनों मेरे को बहुत आज भी झकझोरते हैं और मन से आंसू निकल आते हैं। ये वो महिलाओं की जो पीड़ा है, जी जिन्होंने राज्य के लिए अपनी जानों को न्यौछावर किया, जी वो आज हमारे दिल में चोट लगता है। और मुलायम सिंह जी को इसलिए पहाड़ आज स्वीकार नहीं करता है कि उन्होंने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी उनकी सरकार के टाइम में, इसलिए पहाड़ उसको स्वीकार नहीं करता है। बिल्कुल और वो घटनाएं हमारे जीवन में, एक पहाड़ी और देसीवाद का जो सबसे ज़्यादा दंश झेला, हमारे उस टाइम के जो पर्वतीय मूल के लोग थे उन्होंने भी झीला। जो पर्वतीय समाज के लोग, चाहे वो हरिद्वार में रहते थे, चाहे वो उधम सिंह नगर में रहते थे, चाहे वो और जगहों पर रहते थे, उन्होंने ये दंश झेला कि साले पहाड़ी, अच्छा हमको साले पहाड़ी करके बोला जाता था। धीरे धीरे हमारा राज्य बना, और वो घटनाएं हमारे दिल में आज भी एक जख्म के रूप में घाव कर गई हैं। और वो जख्म जब ही भरेंगे जब जो असीमित विकास है, जी जी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो असीमित विकास में इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने राज्य का विरोध किया, वो घटनाएं मुझे याद हैं। रक्षा समिति बनी, जी उसमें तराई के तमाम आज जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री पद पर कभी जिंदगी में नहीं जाते थे, उत्तराखंड बनने के बाद उनको, चाहे वो पंजाबी समाज है, चाहे वो सिख समाज है, चाहे वो बंगाली समाज है, सब अपने अपने समाजों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा जो उत्तराखंड राज्य के जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं उनको दबाने का काम करते हैं जाति बिरादरी के नाम पर। लेकिन पहाड़ी आदमी जिसके लिए राज्य बना, जिसके लिए सरकार ने, भारत की सरकार ने माना कि पहाड़ के लोगों का लोहा देश के योगदान में, देश को आगे बढ़ाने में, देश को शहादत देने में, देश के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने में जिस पहाड़ ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, वो पहाड़ आज भी विकास छूता है। तो ये उन लोगों के लिए मेरा एक इस रजत जयंती पर कहना है, उन सत्तासीनों से भी कहना है कि उठो जागो, अभी बहुत देर हो गई है। क्योंकि अगर हम अब नहीं जागे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फिर जैसे गली मोहल्ले, आपने सोचा घर घर से महिलाएं, घर घर से बच्चे, घर घर से छात्र निकले, तो घर घर से कर्मचारी निकले, तो मुझे लगता है कि एक आंदोलन की और जरूरत पड़ेगी। और जो आंदोलन होगा, जो, क्योंकि आपने देखा जेएनजीयू का जो आंदोलन नेपाल में चला, सत्ता को घसीट घसीट के लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा है, और पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जब जागेगी तो मुझे लगता है कि वो फिर एक नए आंदोलन में फिर होगा, और जो आंदोलन होगा वो बड़ा विस्फोटक होगा। बिल्कुल है। तो सर ये तो तमाम तरीके की समस्याएं हैं और चुनौतियां भी हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति के मन में ये सवाल भी हैं, हर युवा के मन में भी ये सवाल हैं कि आज उत्तराखंड 25 वर्ष कंप्लीट करने जा रहा है, उसके बाद भी जस की तस हमारी तमाम तरीके की समस्याएं बनी पड़ी हैं। तो इस पर हम लगातार बातचीत करेंगे। लेकिन उस दौर में जो जनता का और युवाओं का किस तरीके से इस आंदोलन में भागीदारी थी?
देखिए उस टाइम पे ये था कि आज जैसे बहुत सारे हमारे आंदोलनकारी, मेरे को ही जैसे आप आंदोलनकारी कहते हैं, जी या बहुत सारे हमारे 3-4 हज़ार जो भी चिन्हित आंदोलनकारी, उस टाइम घर घर से आंदोलन में लोग निकले। उनके अंदर एक जुनून था, जी उनके अंदर एक जिज्ञासा थी कि हमको अपनी पहचान के लिए कुछ करना पड़ेगा, जी जी। क्योंकि पहाड़ ने बहुत दंश झेले। और पहाड़, मैंने जैसे कहा कि सनातन धर्म का मस्तिष्क है। पहाड़ अगर इस देश की, भारत के नाम पर अगर पहाड़ को अगर नहीं जाना जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर ये हम बेमानी होगी। बिल्कुल। पहाड़ को जानना जरूरी है। लेकिन उस टाइम के जो युवाओं के अंदर जोश था, वो नशे के खिलाफ भी था। लोग जो है नशे को दूर रख के बेबाक रूप से, आज मैं देखता हूँ कि तमाम आंदोलनों में आज के युवाओं में और तब के युवाओं में बहुत फर्क है। जी। उस टाइम आज का युवा थोड़ी देर के लिए आता है, शक्ल दिखा के फॉर्मेलिटी करके चले जाता है। अरे उस टाइम का युवा रात रात भर टेंटों में बैठ के भूखे प्यासे, और महिलाएं भी, जी एक जुनून होता था। वो जुनून अब के युवाओं में नहीं है। आज पहाड़ को मुझे बड़ी पीड़ा के साथ आपके सामने रखना पड़ रहा है। वो जुनून इसलिए नहीं दिख रहा कि उस टाइम हम, हमारे घोड़े, चांचरी, भगनौले, ये सब जो चीज़ें होती थी बिल्कुल। हमारे मनोरंजन के साधन होते थे। हमारी जी लोक आस्था, जो हमारे परंपराएं हैं, देवी देवताएं हैं, जागर है, ये सब चीज़ों को हम आगे बढ़ा के उस आस्था से, उस परंपरा से जो हमारे बुजुर्गों ने दी, उसके साथ चलते थे। जी आज हम उसके साथ न चल के पहाड़ को एक स्लो पॉइजन में डाला। अब स्लो पॉइजन क्या है कि मैं जैसे एक नौजवान 22 साल का उतर रहा है, उसको आप एक बोतल शराब पिला दो और थोड़ा खाने को राशन दे दो, अब वो शराब पी के पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना था। जी वो कुछ नहीं कर रहा है, वो नशे में सोया हुआ है। सुबह जागता है, फिर एक पैक पी लेता था, फिर चल पड़ता है। तो जी। पहाड़ को नशे में धकेल करके स्लो पॉइजन दे के लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ठीक नहीं। बिल्कुल है। तो सर इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार जिन्होंने भी इसमें, मैं बड़ी बेबाकी से और बड़ी निष्पक्षता से बड़े अपने पितरों को मानता हूं कि नारायण जी दत्त तिवारी जी के बाद इस राज्य के लिए किसी मुख्यमंत्री ने बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचा। कईयों ने सोचा, लेकिन वो कर नहीं पाए, राजनीतिक उथल पुथल के कारण, बिल्कुल। या उनको इतना कार्यकाल नहीं मिला। नारायण दत्त तिवारी जी ने जो सबसे पहला हमारा बेरोजगारी और पलायन को रोकने का था, सिडकुल की स्थापना की। जी आज पहाड़ पर खेती पलायन हो रहा है, तो क्यों ना हम पहाड़ पर उस जो हमारे बंजर खेत पे हैं, मैंने कहा था चकबंदी कानून क्यों नहीं ला रहे हम? चकबंदी लाएगा, जो बेचारे एक खेत वहाँ एक खेत है, एक चक मिल जाएगा उसको, तो उस पर वो कुछ ना कुछ करेगा। नंबर एक बात, चकबंदी लाने की कानून, ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकारों की विफलता, जो भी मुख्यमंत्री उनकी कमजोरी। नंबर दूसरा, पहाड़ पर खेती को बढ़ावा देने के लिए जो छोटे जोत के किसान हैं, उनको हम सिंचाई की सुविधा नहीं दे पा रहे जी हैं, उनको हम और सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, जानवरों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जी तो कैसे किसान करेगा? और सबसे बड़ा कारण, मैं फिर उस मुद्दे पर आता हूं कि किसान पेंशन, फ्री अनाज, ये सब सुविधाएं पहाड़ को मिले, ये उसका हक है, पहाड़ के गरीब आदमी का हक है, बिल्कुल। ये इसके हम विरोधी नहीं है। लेकिन उसको मिले जो पहाड़ पर खेती कर रहा है, बिल्कुल असल पात्र हो, असल पात्र हो। जी भैया आपने खेत पर तो कुछ बोया नहीं, आप उसको लेके पहाड़ को नशे के कारोबार में धकेल दे रहे हो। 4 बच्चे आपको नशा बनने का बड़ा मजा आ रहा है, तो 4 नौजवान और सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि जो आज पहाड़ नशे की गिरफ्त में है, जी पहाड़ को नशा मुक्त, शराब मुक्त होना चाहिए। पहाड़ से शराबबंदी उत्तराखंड राज्य में होनी चाहिए। जब बिहार में हो सकती है, जब गुजरात में हो सकती है, बिहार जैसा गरीब राज्य कर सकते हैं। हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं उतना। जी अब मैं किसी राज्य की वो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से भी बड़े एक एक IAS, एक से एक हिंदुस्तान को, लेकिन आप प्रतिशत देखेंगे तो उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा प्रतिशत है। उस हिसाब से जब वहाँ शराबबंदी हो सकती है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल है सर। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, सब लोग कहते भी हैं, और कई बार हमने पहाड़ की राजनीति में ये चीज़ देखा भी है कि लोग इसी पर राजनीति कर जाते हैं कि हम शराबबंदी कर देंगे, इस तरीके के तमाम तरीके के वादे लोगों के सामने करते हैं। तो सर आप भी राजनीति के फील्ड से जुड़े हैं और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री भी आप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी अवसर मिला है राज्य के प्रतिनिधित्व करने का। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, राजनीतिक जो एक सफ़र रहा उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि 25 साल में 10 12 मुख्यमंत्री का आना, ये भी अपने आप में एक बड़ा चुनौती है।
देखिए, भ्रष्टाचार की जड़, मैं ये नेताओं ने मैंने एक गाना लॉन्च किया है, तेर पहाड़ मेर पहाड़ रहे दुखों को डेर पहाड़। जी नेताओं ले लूट पहाड़, अफसरों ले चुश पहाड़, ठेकेदारों ले फोड़ पहाड़। जी। पहाड़ पर अनियमित अगर कोई जिम्मेदार है तो राष्ट्रशाही हम सारे नेता जिम्मेदार हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरे को नारायण दत्त तिवारी जी ने एक नॉमिनेट, जो मनोनीत दर्जा मंत्री होता है, वो बनने का आशीर्वाद उन्होंने अपने विवेक से दिया, और मेरे पास इतने अधिकार नहीं थे कि मैं बहुत कुछ कर सकता था। उसके बावजूद मैंने उन कामों को गिनाने का यहाँ समय नहीं, तमाम हॉस्पिटल अपने क्षेत्र में डालगंडिया में बनाए, छिड़ागान में डार रोड बनाई, तमाम गौनियारों लोहार डोबा वाली सड़क बनवाई। तो नारायण दत्त तिवारी के तमाम विद्यालयों का मैं वो गिनाना नहीं चाहता हूँ, उनका उच्चीकरण किया। सवाल इस बात का है कि हमारे पास विजन नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। जो भी नेता आज, जितने भी विधायक हैं, मैं एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, उन विधायकों का लक्ष्य है कि पैसे कमाओ, भ्रष्टाचार करो। अधिकतर विधायक, मैं सबको नहीं कह रहा हूं क्योंकि सभी गंदे नहीं हो सकते हैं। अधिकतर भाई 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपको महीने की तनख्वाह मिल रही है, 5 करोड़ रुपए सालाना आपको विधायक नहीं मिल रही। 28% हमारे भीमताल के विधायक जो है खर्च कर चुके हैं। मेरी रिपोर्ट नहीं, अखबार की रिपोर्ट है। जी। आप, और जनता विकास के लिए तरस रही है। जनता के पास न स्कूल की छत टपक रही है, हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, और स्कूल में जो है बच्चों के जाने के लिए टीचर नहीं है। तो आप वो विधायक निधि को भाई हर महीने की विधायक निधि, और जो विधायक निधि का पैसा उसमें प्रोविजन करके सरकार को कह दो कि साहब मैं इतनी व्यवस्था शिक्षा विभाग को देता हूं, और मेरे क्षेत्र में जो है ये काम हो जाए शिक्षा के। तो आप करना नहीं चाहते। अब वो लास्ट में बांटेंगे, किसी के घर खड़े जा, अधिनियमित रूप से पहाड़ काट दिया, पहाड़ों का दोहन हो रहा है, धरती माता रो रही है, हमारी जननी माँ भी रो रही है और धरती माँ भी रो रही है, गौ माँ भी रो रही है। हिमालय डोल रहा है, हिमालय पीड़ा में है, और मैं आपके सामने बेबाकी से कहना चाहता हूँ, हिमालय को मत रोआओ। केदारनाथ की घटना उसी का परिणाम है। और जिसने अत्याचार किया, जिसने भ्रष्टाचार किया, मैं नेताओं से कहना चाहता हूं, सत्तासीनों से भी और विपक्षी विधायक भी, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सबसे नहीं कह रहा हूं मैं, वो भ्रष्टाचार करना छोड़ दें, क्योंकि आपको जन सेवा के लिए चुना। जन सेवा से बड़ा कोई नहीं। भगवान राम ने जनता के उसके लिए वेश बदल कर जनता क्या चाहती है करके जनता की नब्ज टटोली, और आज के नेता जो है चमचों को रखकर जनता, आम जनता तक पकड़ दूर होगी। आपने कहा कि घटना बताइए, मेरे को घटना याद आ गई। हमने कभी नहीं सोचा था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारा मुख्यमंत्री होगा, जो जाके मिल लेगा। आज मुख्यमंत्री से आप मिल लो, आप एक सेक्रेटरी से मिल लो, आप एक डीएम से मिल लो। हमने कल्पना की थी कि पहाड़ी राज्य बनेगा तो छोटे ब्लॉक होंगे, हमने परिकल्पना में छोटी तहसीलें होंगी, हमने परिकल्पना की थी छोटे जिले होंगे। क्या कोई नया जिला बना? क्या कोई नई तहसील खुली? क्या कोई नया ब्लॉक बना? बिल्कुल। तो सर हम यहीं पर आते हैं, राज्य की अलग जब मांग करी होगी लोगों ने, क्योंकि पहाड़ी राज्य होने के नाते ही कह सकते हैं, तराई एरिया भी जरूर है हमारे पास, लेकिन जो कल्पना थी कि पहाड़ तक पहुंच पाना आसान नहीं है, तो पहाड़ों तक भी विकास पहुंचेगा। तो तब क्या कल्पना थी कि अगर हमारा राज्य अलग बनेगा 2000 में, ठीक, और आज हम 2025 हमारा समापन की ओर है और 25 साल हमें कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो तब कल्पना जो थी कहाँ तक हम साकार हो पाए? ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हमारा राज्य अलग बनने के बाद यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ चीज़ें आपकी थी उस समय, उस आंदोलन के दौरान, तो उनमें कितनी सफलता मिल पाई, उसका जिक्र आप करना चाहेंगे? देखिए, राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा तो ये काम हुआ कि जो पहाड़ियों की पहचान नहीं थी, पहाड़ को एक पहचान मिली कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड है, जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरा, जो हमारे पास अधिकारी कुछ भी को हमको लखनऊ जाना पड़ता था, अब लोकल छोटा होने से अखबारों के माध्यम से समस्याएं उठती हैं, और जिला अधिकारी भले अकर्मण्य हों, मंत्री अकर्मण्य हों, और सांसद अकर्मण्य हों, और मुख्यमंत्री अकर्मण्य हों, इसको कहने में मुझे कोई नहीं, लेकिन उन तक बात पहुंचती थी। पहले क्या होता था कि बड़ा राज्य होने के कारण हमारे को फ्रंट मीडिया में, सोशल मीडिया में उतनी ही प्राथमिकता नहीं मिलती थी। ये हमारी उपलब्धियां हैं। और राज्य बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ खुले, जिसमें कहने में कोई नहीं। रोडों का कहीं कहीं रोडों का भी विकास हुआ, जितना होना चाहिए था, जो सीमित सिस्टमेटिक विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन रोड आज मुझे ऐसा लगता है कि भले ही वो विधायक निधि से गई, कहीं ना कहीं पहाड़ को
लाभ मिला इसको कहने में मुझे गुरेज नहीं है, और इसको कहने में, सच को कहने में कभी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, लेकिन हम अगर कहीं पिछड़े हैं तो सबसे ज्यादा, मैं फिर उस बिंदु पर आता हूं, सबसे ज्यादा हम पिछड़े हैं किसानी के क्षेत्र। अच्छा, खेती बाड़ी हमारी बंजर होगी। मैं उस बिंदु पर इसलिए आ रहा हूं कि इस पीड़ा को आप भी उठाइए। मैंने जो फल पट्टिका का, हमारा सेब हिमाचल के सेब से ज्यादा बेहतर है जी। मैं कोई हिमाचल की वो नहीं कर रहा हूं। हाँ। हिमाचल कहां पहुंच गया और हमारा सेब कहां है? हमारा सेब 20 रुपए किलो बिकेगा, उनका सेब 100 रुपए किलो बिक रहा है, और तो उसको 20 रुपए में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। ये हमारी इच्छा शक्ति की कमी, हमारे नेताओं की कमी है। वो जैसे बोला, वो कहां से, जैसे आपने आप घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, यानी कि घर की चीज को हम महत्व नहीं दे करके बाहर की चीज को कहते हैं। अरे अमेरिका का सेब आता, अरे अमेरिकन एप्पल आ गया। अरे अपने पहाड़ का, मुक्तेश्वर का एप्पल खाओ, आप भवाली का एप्पल खाओ, आप ये धानाचूली का एप्पल खाओ, तो उसका मजा। तो सर इसको बताएगा कौन? देखो किसान खेत पे काम करता है, इसको बताने की काम सरकार की जिम्मेदारी है, विधायक की जिम्मेदारी है, सांसद की जिम्मेदारी है, और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। वो अपने स्वार्थ सिद्ध में मस्त है। इसको कहने में कोई कतई बिल्कुल कहीं संकोच नहीं। इसके लिए, पहाड़ की बदहाली के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, सत्तासीन लोग हैं, चाहे वो जब के थे चाहे वो आज के। इसको अगर किसी ने प्रमोट नहीं किया तो इसके लिए मैं आने वाला टाइम में आप देखिएगा, मैंने कहा हिमालय दर्द से कहरा रहा है, उस बात को मैं बार बार, किसान दर्द से कहरा रहा है, नहीं कांप रहा है। और जब हिमालय डोलता है तो मैं कहता हूं कि बड़ी बड़ी आपदाएं और बड़े बड़े अपने साथ सारा कुछ ले जाता है। जब आंधी आती है तो जनता की परीक्षा मत लो, ये देवभूमि की जनता है। जनता के दुख दर्दों को, जनता के जो पहाड़ पे लोग ऐशो आराम छोड़ के पहाड़ की कंदराओं में देवताओं को, हमारे सनातन को जिंदा करने के लिए पहाड़ पर लोगों ने बशासत की, हमारे बुजुर्गों ने। उस बशासत को बनाए रखने के लिए पहाड़ के पलायन और पहाड़ की खेती किसानी पर, हमारी फल पट्टी पर फोकस किया जाए तो पहाड़ अपने आप स्वावलंबी बन जाएगा। बिल्कुल है। तो सर बात आती है, आपने बहुत अच्छे से यहाँ के विषयों को भी नज़र डाला और क्या समस्याएं उन पर भी बात करी। कई बार होता ऐसा है कि जब हम सत्ता से बाहर होते हैं तो हम कई बार हर बात को पीट कर करते हैं कि अगर ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये होता। और आप भी, मुझे लगता है कि आप इस फील्ड में थोड़ा सा दौड़ में हैं, तैयारी में भी हैं। तो अगर आपको अवसर मिलता है तो क्या सच में जो ये समस्या है इनका निराकरण हो जाएगा? क्या मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कुमाऊं वाणी के उस पर मेरे वचन अपने पंचनाम देवों को साक्षी मानकर, जनता ने मुझे अवसर दिया जी। प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा। हरीश पनेरू विधायकी छोड़ना तो मंजूर कर देगा, लेकिन जनता के साथ झूठ फरेब जो मैंने अपने वादे किए हैं, उनको अगर झूठ बोलने का मतलब अपनी माँ के साथ धोखा करना, मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं। प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा। जिस दिन मैं उस जगह पर पहुंचूंगा जनता के साथ, मैंने कुछ न रहते हुए, मैं प्रदेश कांग्रेस का इसलिए उदाहरण सहित बता दे रहा हूं। बिल्कुल आपको पता भी होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, और हमारे जो विचारधारा से सहमत नहीं उन तक भी मेरी बात पहुंचनी चाहिए। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और मैं प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री था। मेरे को गनर भी मिला था, मेरे को सारी सरकार ने सुविधाएं दी थी, लेकिन मैंने कभी आंदोलनों से मुंह नहीं मोड़ा। पन्नगर में 2500 ठेका कर्मी आंदोलन थे। अशोका लीलैंड के आंदोलन में मैंने अपने विधायक पार्टी के सुमित हृदय के उसके कपड़े खोल दिए बेरोजगारों के लिए। तो क्या मैं वहां भी पार्सलिटी कर सकता था? और मैं आज भी उसी लक्ष्य और लगन के साथ आगे बढ़ा हूं। तो हरीश रावत जी ने मुझसे कहा कि जन आक्रोश रैली सरकार के खिलाफ तो महामंत्री होकर पार्टी के क्यों निकालोगे? मेरे को दिल्ली तलब किया गया अंबिका सोनी के यहाँ, और उन्होंने कहा भाई तुम पीछे हट जाओ। मैंने कहा जब हम सरकार में नहीं थे तो हमने वादा किया कि इनको पक्का करेंगे, और मैंने उनको उनका काम करवाया हरीश रावत जी से। बाद में हरीश रावत जी ने करा। तो ये हम वो लोग हैं। मैं आज कह रहा हूं कि अब 50 साल का जीवन हो गया, अब झूठ बोलने का समय नहीं है मेरे पास। तो धर्म के मार्ग पर जाने के लिए हम जाते हैं। राह देखिए सूर्य की, होगा नया प्रभात, धर्म जूझने जा रहा है अधर्म के साथ। हम इस नारे के साथ चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि पहाड़ की जो पीड़ाएं हैं, मुझे बहुत कुछ चाहिए नहीं जीवन में। मुझे चाहिए उत्तराखंड में चकबंदी कानून, उत्तराखंड में लोकायुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भाई मुक्त, और राजा की पहुंच आम जनता तक। तो सर एक चीज और जानना चाहेंगे, उस समय जो महिलाओं की भागीदारी थी, तो उनकी भागीदारी कैसी देखने को मिली आप? नहीं, उनकी भागीदारी मैं कहता हूँ, सुबह जैसे आदमी चूल्हा चौका करके घास लेने जाती थी, 8 बजते थे। हम रुद्रपुर का मैं किस्सा बताता हूँ। तो 8 बजे करेक्ट वो हमारे गांधी पार्क होता है, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे, और शाम को पूरे दिन हमने वहाँ 10-20 लोग होते थे ज्यादा, एक नंदनी, उसमें से बहुत सारे लोग स्वर्गीय हो गए। तो शाम को 5-6 बजे जाना है हमने। और SDM उस टाइम की घटनाएं आपको याद दिला रहा हूँ, आज कोई आंदोलनकारी नहीं, मैं
मैं जो आंदोलन किए हैं, जो अधिकारियों का शिकार का पीड़न, मेरे देवताओं का आशीर्वाद, उस टाइम पे आज अधिकारियों से लोग डरते हैं, मक्खन पॉलिसी की बात करते हैं, सेटिंग गेटिंग। उस टाइम हम खींचते थे अधिकारी को, गाड़ी से निकाला, बाहर फेंका और जीप्सी खुद चलाई, कब्जा करके अपनी सरकार, लिखा उत्तराखंड सरकार। तो उस टाइम की घटनाएं आप बता रहे हो ना, मैंने बताया। थाने पर कोतवाल की कुर्सी से हटाया उसको, कोतवाल बन गया एक आदमी, उन्होंने कहा थाना हमारे हिसाब से चलेगा। तो ऐसा आंदोलन कहाँ चलेगा? और डीएम की कुर्सी तक हम लोगों ने एक बोर्ड उखाड़ के बोर्ड लगाते थे, हमारा डीएम अमगना बिष्ट जी होगा, और बाहर बोर्ड लगा दी हमने। उस टाइम के कितने आपको किस्से में याद दिलाऊं, उस टाइम हमारी पैरेलल सरकार से ली, पैरेलल सरकार चलती थी। अधिकारियों को मैंने खुद रुद्रपुर में हमारे वो एसडीएम होते थे दीपचंद, और उसके बाद अलका टंडन एक महिला थी, हमने उनको गाड़ी से उतार दिया और गाड़ी से उतार के पैदल कर दिया। वो छिमवाल आज भी है, अब एसडीएम का पेशकार बन गया किच्चा में। तो हमने कहा भाई गाड़ी हम चलाएंगे, वो बोला मैं चलाऊंगा। तो मैंने कहा चलाएगा तो ठीक से चलाएगा। बोला साहब मेरी नौकरी खाया, हमने कहा खा जाएगा। हमने उतारा उसको, उत्तराखंड सरकार, नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी, और धुआं हम। वो क्यों होता था? आज कोई ऐसा करेगा तो आपको जिंदगी भर जेल की चक्की पीसनी पड़ती। उस टाइम एक तो जन समर्थन था, लोगों के अंदर एक प्रतिबद्धता थी कि हमको कुछ लेना है। जब आदमी ये सोच लेता, मन बना लेता है कि मैंने ये लेना है, तो वो लेके रहता है। आज ये चीज नहीं दिखा रहे। उस टाइम की ये सब चीजें थी जो आप कह रहे थे महत्वपूर्ण नहीं बता रहे हो, तो मैंने इसलिए बताया कि उस टाइम बड़ा मजा आता। अरे ओहो, अखबार में छपका था, अमगने छात्र नेता ने, अमगने कर्मचारी नेता ने डीएम की कुर्सी पर कब्जा किया। और यहाँ तक कि जो है हमारी जो ये कोर्टें होती हैं, न्यायालय पर हमारे देश में कभी टिप्पणी नहीं की जाती, तो न्यायालयों को भी हमने बंद करके न्यायालयों से कहा भाई न्यायालय नहीं चलेंगे जब तक हमारा आंदोलन चले। कई दिन हमने न्यायालयों की छुट्टियां करी। बैंक हमारे हिसाब से, बैंक वाले पूछते थे हमसे कि आज सर वो आंदोलन आओगे, बैंक खोलना है नहीं खोलना है? तो हम जनता को, अब उनको अधिकारियों को आदेश देते थे कि भाई आज बैंक खोल दो, तो आज जनता को जरूरत है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक प्राइवेट आदमी से पूछा जाता। हम लीड करते थे, बैंक के चीफ मैनेजर का कोतवाल का फोन है, हाँ भाई आज वो बैंक खुलना है नहीं खुलना है? तो हम कहेंगे साहब आज खुलना है, तो खुलेगा। तो ये तो यानी कि लोगों का इतना एक वो जुनून था, एक जुनून था। तो सर अंत में जाते जाते, क्योंकि आज देखिए हम 25 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं और रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के नाम संदेश में कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ मैं यही कहना चाहूँगा कि पहाड़ दर्द और पीड़ा में है, और हम सबको जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और पहाड़ में भ्रष्टाचार भय व्याप्त है और शराब का शिकंजा कस गया है। तो इन सबको एक स्वच्छ राज्य के निर्माण के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई भतीजावाद, जाति बिरादरीवाद, तेरा मेरा राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर पंचनाम देव सबको सद्बुद्धि दें और राज्य के विकास में काम करें। और जो हमने परिकल्पना की थी, जो हमारा सपना था, वो सपनों का राज्य आने वाले 5 साल में पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि साक्षात सबकी बैतरणी पार हो जाएगी और सबको जो है स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। और ये नहीं होगा तो जो राष्ट्रशाही है उनको नर्क मिलेगा। ये कहने में मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसलिए अच्छा करेंगे तो हमको स्वर्ग सीढ़ी मिलेगी, और राज्य के मुआशियों को, भगवान रूपी जनता को अगर हम दुखी करेंगे तो निश्चित रूप है कि हमें नर्क मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद।